वेलकम बैक गाइस। सीएमए इंटर वालों, बड़ा आपको इंतजार कराया, माफी चाहूंगा। उसके लिए मुझे ऊपर वाले ने एक पनिशमेंट भी दिया, मैं आपको बताऊंगा क्या पनिशमेंट दिया। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस वाला जो क्लास है, इंस्टीट्यूट मैट का प्रैक्टिस वाला जो क्लास है, उसके लिए गजब का रिस्पॉन्स दिया, गजब का डिमांड जनरेट किया। चला चला के आप लोग आ गए कि क्या हुआ सर वो क्लास का। तो ऑफ कोर्स वो क्लास तो चलना ही था, थोड़ा सा गैप हो गया लेकिन चलना तो था ही। करेक्ट। सो बिना चिंता किए अब वापस शुरू हो जाओ, इंस्टीट्यूट मैट ओपन करो, सीएमए इंटर कॉस ग्रुप 1 का, और अब मेरे साथ प्रैक्टिस करो। राइट। सो हम लोग ओवरहेड्स चैप्टर चला रखे थे, 17 नंबर तक क्वेश्चन आपको करा दिया था। पनिशमेंट क्या हुआ कि ये क्लास मेरी कल रेडी हो गई थी और जहां पे मैं रुका वहीं पर अचानक मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट ले लिया। क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, मेरे को नहीं पता। और पूरा 1 घंटे का करीब करीब मेहनत खराब हो गया। उस 1 घंटे में मैं 7-8 सवाल आपके लिए सॉल्व कर चुका था। जैसे आप देख रहे 18 नंबर से 19 सॉल्व कर लिया था, देखो 20 कर लिया था। फिर यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी 1, 2, 3 कर लिया था। पूरा बर्बादी हो गया। तो फिर मैं सोचा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे याद आया मैंने बच्चों को बहुत वेट कराया ना, इसलिए हुआ। जब जब आपका कुछ भी मैं काम ऐसा करता हूँ ना जिसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए, कभी हल्का सा भी, तो ऊपर वाला पनिशमेंट दे देता है। उनका देन है, कुछ नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मुझे झक मार के आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है। करवाने वाला वो है, मैं नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो दोस्तों अभी ये सोचा हूँ कि आपको मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। सॉल्यूशन तो आपके पास है ही यहाँ पर, ठीक है, आप फॉलो कर लोगे। बस कैलकुलेशन अभी नहीं हो रहा है, इतना ही है, बाकी मैं आपका सारा काम कर ही दे रहा हूँ। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 18 को आप एक बार मेरे से समझ लो, और आपको करना क्या है मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपको अपने आप पॉज करके सॉल्व करना है और फिर सॉल्यूशन से मैच करना है, तब मजा आएगा। ऐसे नहीं कि बस खाली आप भी सुन के निकल लिए। A company produce a simple product in 3 sizes A, B and C. Prepare a statement showing the selling and distribution expenses apportioned over these 3 sizes, applying the appropriate basis for such apportionment in each case from the particulars indicated. So क्या दिया हुआ है, company produces simple product in 3 sizes. तो क्या बोल रहा है देखो, एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट टू अपोर्शन टू ईच साइज एज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एंड अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर आपको बताना है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट का क्वेश्चन हो गया। दिस इज द क्वेश्चन फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ट्रीटमेंट, जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को बस ABC में बांटना है और उसके बाद बढ़ जाने के बाद कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड और परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या खर्चा दिया हुआ है, सेल्स, सैलरीज, कमीशन, सबका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। सेल्स सैलरीज का डायरेक्ट चार्ज बोल रहा है, डायरेक्ट चार्ज मतलब कुछ नियरेस्ट क्वेश्चन में दिया है। सेल्स टर्नओवर मतलब आपको सेल्स टर्नओवर दिया होगा उसके बेसिस में बांटना है। सेल्स ऑफिस एक्सपेंस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेस में बांटना है। एडवर्टीजमेंट जनरल को सेल्स टर्नओवर के बेसिस में बांटना है। एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक को डायरेक्ट चार्ज मतलब आपको वापस कुछ नीचे दिया होगा उसके बेसिस में बांटना है। पैकिंग को टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फीट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, इसका मतलब हो रहा है कि टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट निकाले हैं इन लोग और वो प्रोडक्ट सोल्ड का लेना है, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड का। फिर डिलीवरी एक्सपेंडिचर है, फिर वेयर हाउस एक्सपेंसेस है, फिर एक्सपेंसेस क्रेडिट कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। डेटा अवेलेबल रिलेटिंग टू द 3 साइजेस आर एज फॉलोज, साइज A, साइज B, साइज C।
साइज ए, साइज बी, साइज सी. ओके. नाउ नंबर ऑफ सेल्समैन आपको दिया हुआ है, ऑल पेड सेम सैलरी. यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट है, सेल्स टर्नओवर है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. वे के करके वापस क्रैक करते हैं. सेल्स सैलरी इज डायरेक्ट चार्ज. डायरेक्ट चार्ज का मतलब होगा नंबर ऑफ सेल्समैन के हिसाब से. तो सेल्स सैलरी सेल्समैन के हिसाब से ही बटना चाहिए, और लिखा हुआ भी ऑल आर पेड सेम सैलरी. सेकेंड है सेल्स कमीशन, टर्नओवर के हिसाब से. तो टर्नओवर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 58, 80 और 62, इसके हिसाब से बढ़ जाएगा. सेल्स ऑफिस नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोल रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया हुआ है 781 का रेशियो में बढ़ जाएगा. ठीक है. फिर एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक का बोल रहा है डायरेक्ट चार्ज, तो 30, 40, 30 के हिसाब से बढ़ जाएगा. डायरेक्ट चार्ज मतलब जो परसेंट ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है. फिर पैकिंग में टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो इसमें वॉल्यूम क्यूबिक फीट पर यूनिट दिया हुआ है. प्रोडक्ट सोल्ड का लेना है मतलब दिस इनटू दिस करना पड़ेगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 17,000, 32,000 और 51,000, और उसका रेशियो बन रहा है 17:32, 51. तो यही खाली एक नया था. डू का मतलब होता है सेम, ऊपर वाला ही सेम हो जाएगा. और एक्सपेंसेस ऑफ क्रेडिट कलेक्शन के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 7, 8, 1 का रेशियो है. तो अब करना क्या है, एक एक खर्चा को तीनों में बांटना है. रेशियो जैसे इसका डायरेक्ट चार्ज मतलब क्या था, नंबर ऑफ सेल्समैन था, और बाकी सबका मैंने आपको बता दिया. इसका डायरेक्ट चार्ज में परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है. तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपका कॉस्ट तीनों में डिवाइड हो जाएगा. आपको अब करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और अपने आप अपनी कॉपी खोलिए. कॉपी का पेज नंबर यहाँ पे लिखिए. यहाँ पे कॉपी का पेज नंबर लिखिए, इसका पेज नंबर कॉपी में लिखिए. कॉपी का पेज नंबर यहाँ पे लिखिए, कॉपी नंबर कितना, पेज नंबर कितना जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. और इसका पेज नंबर इलस्ट्रेशन 18 और इंस्टीट्यूट मैट का जो पेज नंबर है वो अपनी कॉपी में लिखिए, और ये सम को बनाइए. वीडियो पॉज करिए और देखिए आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड आएगा. फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको सेल्स टर्नओवर से डिवाइड करेंगे तो परसेंट ऑफ सेल्स टर्नओवर आ जाएगा. मैंने यहाँ पे आपके लिए किया हुआ है, आप फिर वीडियो रोक कर करके मिला लीजिए. गॉट इट? समझ गए? कुछ नहीं है इसमें, साधारण सा बांटने का. इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक था, वो था कि ये 17, 32 और 51 आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे. 17, 32, 51 आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं. गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन 19 में आ जाओ. नाउ 19 वाला इलस्ट्रेशन में क्या इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि यहाँ पे बजट का क्वेश्चन लग रहा है. करवा रहा ओवरहेड का काम है, बट बजट का क्वेश्चन लग रहा है. खैर है इजी. फॉर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड, flexible budget of overhead at 70%, 110% of budget volume. Calculate a departmental hourly rate of overhead absorption as per A and B above. Departmental hourly rate का मतलब है total overhead divided by hours करके hourly rate आ जाएगा. Now the budgeted level of activity of the department is 5,000 hours per period, and the study of various items of expenditure reveals the following. बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 5,000 है. ये आपको एक ट्रिक है कि इसमें मानना पड़ेगा कि ये 100% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बजटेड लेवल होगा, लिखा नहीं है बट ये अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज 70% और 110% का मतलब बनेगा नहीं. तो अगर ये 5,000 100% है तो 70% होगा 3,500, 110% होगा 5,500. ठीक है. उसके बाद आपको बोला क्या है, फिक्स बजट बनाओ और फ्लेक्सिबल बजट बनाओ. तो फिक्स बजट मतलब किसी एक लेवल पे बनता है, वो लेवल होगा आपका बजटेड लेवल विच इज 5,000 आवर, उसके लिए फिक्स बजट बनाओ. और फिर फ्लेक्सिबल बजट मतलब वो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे बनता है, जो क्वेश्चन में बोला है कि 3500 और 5500 पे बनाओ. तो इसका ढांचा कैसे होगा कि आपको 3 कॉलम बनाने होंगे. ये फिक्स बजट हो गया फर्स्ट वाला कॉलम, और सेकेंड और थर्ड कॉलम आपका फ्लेक्सिबल बजट हो गया. ठीक है. अब खर्चा दिया हुआ है, इसमें खर्चा थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका से, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस बोल रहा है रुपीज पर आवर है 0.4,
तो इनडायरेक्ट वेजेस मैंने यहाँ पे लिखा और 0.4 के हिसाब से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन रिपेयर्स को ध्यान से देखो, रिपेयर्स बोल रहे हैं कोई स्लैब वाइज कॉस्ट है, अप टू 2000 आवर्स 100 रुपया, फॉर ईच एडिशनल 500 आवर अप टू टोटल ऑफ 4000। तो 500 500 करके 4000 जाना है, मतलब 2000 से 4000 जाना है, ऐसा नहीं सोचना कि 0 से 4000 जाना है। 2000 तक का तो दिया हुआ है, फिर 500 500 500 500 का हम 4 सीढ़ी चढ़ेंगे ना, 500 500 500 500 का जब हम 4 सीढ़ी चढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2000, तो 2000 प्लस 2000 मिला के हो जाएगा 4000, ठीक है। तो यानी 500 का 4 टाइम्स हो सकता है 4000 तक जाने के लिए। फिर 4000 एक से 5000 के लिए 60, फिर एडिशनल अबव 5000 के लिए 70। सो यूजिंग ऑल दीज आपको अपना हर एक के लिए कॉस्ट पता करना है। जैसे 5000 आवर का कॉस्ट क्या होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। 5000 आवर जाने के लिए 2000 का 100 रुपया आएगा। फिर 4000 तक पहुंचने के लिए 500 आवर का 4 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तो 35 इंटू 4 होगा, 35 इंटू 4 होता है 140। और फिर 4000 एक से 5000 भी जाना पड़ेगा, ये 60 रुपया भी आएगा। तो 35 इंटू 4 प्लस ये हो गया 140 प्लस 60, 200 प्लस 100 मिला के 300। देखो रिपेयर्स का मैंने कितना लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, राइट। अब 3500 आवर्स पे क्या होगा, आप सोचो, अपने आप सोचो, गेस करो। अप टू 2000 आवर्स 100 रहेगा, फिर 3500 जाने के लिए 500 का 3 होगा, 500 500 500 मिला के 3500 हो रहा है। तो 35 इंटू 3 105 प्लस 100 205 मिल गया। फिर थर्ड वाला में 5500 पे क्या होगा, तो 5500 में जो 5000 पे वो तो रहेगा ही, यानी कि यहाँ तक का तो रहेगा ही, जो कि अपना 300 था, प्लस 70 और जुड़ जाएगा अब 5000 जाने के लिए, तो 370 आ गया, है ना। इस सब में यही एक यूनिक है कि ये स्लैब वाइज वर्किंग कैसे करना है। अब रेंट एंड रेट्स में कोई स्लैब नहीं है, 350, तो सब में 350 आ जाएगा। देखो रेंट एंड रेट सब में 350, ओके। फिर कंज्यूमेबल सप्लाईज कैसे दिया हुआ है, सॉरी, फिर पावर है, पावर बोल रहा है अप टू 3600 आवर्स 0.25, उसके बाद 0.2, तो 5000 घंटा के लिए क्या करोगे, 3600 का 0.25, तो ये होता है 900 रुपया। फिर और अबव 3600 हो गया 1400, 1400 इंटू 0.2, ये हो गया 280, तो 900 प्लस 280 करके 1180, 900 प्लस 280 करके 1180, ठीक है। इसी तरह से 3500 पे क्या होगा, अप टू 3600 वाला ही लागू होगा, तो 3500 में इंटू 0.25 करेंगे, तो 3500 इंटू 0.25 1750, और उसका आधा 875। फिर 5500 पे क्या होगा, पहले 3600 का 0.25 करके आएगा, यानी 900 रुपया, प्लस उसके बाद कितना बच रहा है, उसके बाद 1900 और आ रहा है, तो 1900 का 0.2 करके यानी 380, तो 900 प्लस 380 मिला के 1280। कंज्यूमेबल सप्लाईज के लिए रेट दिया हुआ है, देखो 0.24 के हिसाब से यहाँ पे रेट दिया हुआ है, 0.24 छुप गया है, थोड़ा ठीक से देखोगे, आपके पास भी तो बुक है। तो 0.24 के हिसाब से 5000 घंटे का 1200, 0.24 के हिसाब से 3500 का 840, और इसका 1320, ओके। नेक्स्ट सुपरविजन आ गया। सुपरविजन में अप टू 2500 आवर्स अमाउंट है 400, वो वहाँ पे पीछे में छुप गया है, इसलिए एरो से खींचा हुआ है 400। फिर एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 आवर्स अबव 2500 एंड अप टू 4900 आवर्स 100 आ रहा है। तो 2500 के बाद 600 600 का स्लैब है, 2500 प्लस 600 करेंगे 31, प्लस 600 करेंगे 37, प्लस 600 करेंगे 43, प्लस 600 करेंगे 49, यानी 600 600 का 4 स्लैब होगा, 1 2 3 4, तो 2500 प्लस 2400 मिला के 4900। फिर एडिशनल अबव 4900, अबव 4900 आपका 150 है, अबव 4900 आपका कितना है 150 है, ऑलराइट। तो उसके बाद जाएंगे तो 150। अब सोचो अपने आप 5000 घंटे का क्या कॉस्ट होगा, पहले 2500 घंटे का 400 तो लगेगा ही, फिर 600 का कितना स्लैब हो रहा है, वापस 4 स्लैब हो रहा है, जिससे कि आप 4900 तक पहुंच रहे हैं। 600 का 4 होने से 2400, 2400 प्लस 2500 से 4900 तक पहुंचेंगे। तो 4900 तक पहुंचने के लिए 400 रुपया लगेगा, और 100 का 4 स्लैब, यानी 400 प्लस 400 800,
फिर 4900 के ऊपर जाएंगे यदि, तो वो 150 रुपया और, तो 800 प्लस 150 करके 950 हो गया। ठीक है, फिर आ रहा है 3500 आवर्स का। 3500 आवर्स का क्या होगा, अप टू 2500 घंटा 400। उसके बाद 600 घंटा के हिसाब से 100 रुपया है। तो आपका 3500 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2500 प्लस 600 3100 हो रहा है, तो एक स्लैब तो लगेगा ही, पर 3100 तक ही पहुंचे, तो 3500 जाने के लिए एक स्लैब और लगेगा 600 का, 600 घंटे का एक स्लैब और लगेगा, तो 3100 प्लस 600 करके 3700 तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए क्या करने का हम लोग को, 400 प्लस 2 स्लैब और 600 600 का, तो हम 3500 तक पहुंच जाएंगे। तो 400 प्लस 200 600 आएगा देखो। फिर 5500 पे जाएंगे तो क्या होगा, 5500 पे आप अपने आप सोचो, 400 रहेगा पूरा, फिर 600 का 4 स्लैब लगेगा ही लगेगा, तो 4900 तक हुआ। ठीक है, तो 400 प्लस 400 800 हो गया, और अब 4900 कोई अलग से चेंज नहीं हो रहा है, तो 150 पूरा आएगा, यानी 950 आएगा, और कोई अलग से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां तक सब ठीक था। ये तीन में ना थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट कर दिया बोलचाल में। बच्चा लोग एडिशनल एडिशनल पे उतना गौर नहीं करता है। ठीक है, ऊपर में सब एडिशनल वर्ड लिखा था। ठीक है, आवर्स अबव लिखा था, यहाँ पे वैसा नहीं किया। यहाँ पे क्या किया, डेप्रिसिएशन अप टू 5000 घंटा 650, और अबव 5000 एंड अप टू 6.5 होने से 820। तो 650 और 820 देखने से क्या लग रहा है, क्यूमुलेटिव वैल्यू दिया होगा, मतलब 650 प्लस 820 नहीं है, एडिशनल नहीं है। 650 ही बढ़ के 820 हो जाएगा। तो 5000 घंटा पे 650 डालो, 3500 पे भी 650, 5500 आने से 820 चला जाएगा। समझ में आया आपको, ये मिस्टेक हो जाता है हम लोगों का। फिर क्लीनिंग में अप टू 5000, अप टू 4000 आवर 60 रुपया, अब 4000 80 रुपया। तो 60 प्लस 80 नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करने का है, अप टू 4000 आवर पे 60 है, और अबव 4000 होने से 80 है, तो 5000 आवर पे 80 आएगा, 3500 पे 60 आएगा, और 5500 पे 80 आएगा। तो 80 60 80 80 60 80। इसके बाद हीट एंड लाइट है, फ्रॉम 2100 आवर्स टू 3500 आवर्स 120, तो सेकेंड वाला में 120 आ जाएगा। फिर 3.5 से 5 के बीच में 150, तो फर्स्ट वाला में 150 आ जाएगा। अबव 5000 में 175, अबव 5000 में 175। हुआ। सो इन सब को टोटल जब कर रहे हैं तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और इसको आवर्स से आप डिवाइड करेंगे, आवर्स 5000 3500 5500 है, तो ओवरहेड रेट पर आवर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया तो आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, और इस सम को एक बार अपने से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं किया होगा ना तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक एग्जाम में हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 20 नंबर है आपका अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट को लेकर, और इस सॉल्यूशन में मिस्टेक है, तो इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। In a manufacturing unit, overhead was recovered at a predetermined rate of 25 per man day. The total factory overhead incurred and man days actually worked were 4150 and 1,50,000 respectively. So 25 और 150 को मल्टीप्लाई करके ओवरहेड एब्जॉर्ब निकल जाएगा। एक्चुअल ओवरहेड 4150 है, तो कंपेयर करके अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब आ जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब भी आएगा। आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 30,000 यूनिट्स वेयर सोल्ड। तो 40 में से 30,000 आपका हम लोगों ने सेल कर दिया, तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। देयर वेर ऑल्सो 30,000 अनकम्प्लीटेड यूनिट्स विच में बी रिकॉर्ड एट 66.67% कंप्लीट। तो ये WIP अलग से, देयर वेर ऑल्सो मतलब ये अलग से, 40,000 का पार्ट नहीं। 40,000 का पार्ट होगा कैसे, 30,000 बेच दिया तो 10,000 ही बचता है, उसके बाद 30,000 और कहाँ से आ जाएगा, तो 30,000 अलग से है। On analyzing the reasons, it was found that 40% of unabsorbed overhead were due to defective planning and the rest were attributable to increase in overhead cost.
हाउ वुड अंडर एब्जॉर्ब बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स? जो डिफेक्टिव प्लानिंग होता है उसको एबनॉर्मल ट्रीट करते हैं, याद है ना? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालना है 25 इंटू 1,50,000 3750। फिर एक्चुअल ओवरहेड निकालना है विच इज 41,50,000, वो तो दिया हुआ ही है। तो कंपेयर करके पता चलेगा अंडर एब्जॉर्ब है 4 लाख का। फिर 40% डिफेक्टिव प्लानिंग का है तो उसको लेस कर देना चाहिए, डिफेक्टिव प्लानिंग वो एबनॉर्मल है और उसको कॉस्टिंग पीएल में डाला जाएगा। ठीक है, 4 लाख का 40%, बचा कितना 240। उस 240 का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तो 3 ट्रीटमेंट सिखाया था, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए या चुन चुन के मारा जाए। मार दिया जाए मतलब पीएल में डाल दो, छोड़ दिया जाए मतलब कैरी फॉरवर्ड करो, और सप्लीमेंट्री रेट से चुन चुन के डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए 2,40,000 को क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे। अब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिया जाएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा, 40,000 का ब्रेकअप अगर सोचे तो 30,000 सेल हो गया, 10,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, वो दोनों तो कंप्लीट है, तो 30,000 पूरा रहेगा, 10,000 पूरा रहेगा। और ये 30,000 जो 66.67% कंप्लीट है, इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगा 20,000। तो 30 10 40 प्लस 20 मिला के आ गया 60। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से यहाँ पे आ गया 60,000 यूनिट, और 240 बाई 60,000 करने से 4 रुपया। उसके हिसाब से 3 जगह कॉस्ट बढ़ जाएगा। यूनिट सोल्ड में जो बटेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स, फिर क्लोजिंग WIP करके हमारा ये वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, तो 240 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया वो इस तरह इस साल का पीएल में चार्ज हो जाएगा, और ये दोनों अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। अब गलत क्या किया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर, वो 40% का ट्रीटमेंट नहीं किया। इंस्टीट्यूट ने आईसीएमएआई बोलिए, आईसीएमएआई ने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे 4 लाख है, और 4 लाख को फिर पहले डिफेक्टिव प्लानिंग से एडजस्ट नहीं किया, सीधा 4 लाख को ही सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बता दिया, सप्लीमेंट्री रेट। तो आप भी एग्जाम में हो सकता है एक ही ट्रीटमेंट बता दो, वो चलेगा, बट पॉइंट इज 4 लाख को नहीं करना है आपको, 4 लाख में से 40% हटा के करना है। ओके, आगे बढ़े हैं। आइए, हाँ ऑफ कोर्स आपको वीडियो पॉज करना है और उस सम को कॉपी में अच्छे से बना लेना है। जो मैंने समझाया अभी उसको कॉपी में बनाओगे नहीं तो कैसे होगा बेटा? आप खाली दिखना है, हो क्या? आपको करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोग को, बट इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रभात लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स ए एंड बी एंड 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स एंड वाई। तो 2 प्रोडक्शन सेंटर है, 2 सर्विस सेंटर है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो उसमें आइटम्स दिया हुआ, वर्क मैनेजर सैलरी, पावर, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, रेंट, प्लांट मेंटेनेंस, कैंटीन, डेप्रिसिएशन। अब चक्कर क्या है कि इसमें बताया नहीं है कि किस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको इन नीचे हुए गिवन नीचे में जो दिए हुए गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, वेजेस है और हॉर्स पावर है। तो खाली ट्रिक यही है कि किसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो पहला यदि हम बात करें कि वर्क्स मैनेजर सैलरी है, तो वर्क मैनेजर सैलरी को नॉर्मली ये इनडायरेक्ट वेजेस मानते हैं, और इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांटना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांटेंगे तो मैच नहीं करेगा आंसर। इसका आंसर तभी मैच करेगा जब आप इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में बांटोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ट्रिक बोलकर हाईलाइट किया हुआ है, खाली इसी पे आप ध्यान दे देना। बाकी आपको ऑब्वियस लगेगा, पावर को हॉर्स पावर में, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ को बहुत लोग एम्प्लॉयज़ का रेशियो में बांट देते हैं, वो तो गलत ही है, वो वेजेस का रेशियो में बटेगा। रेंट आपका एरिया के हिसाब से, प्लांट मेंटेनेंस वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से, कैंटीन एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, EES मतलब एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से। करना क्या, पोर्शन द कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपसे वही टेस्ट कर रहा है कि आप सबका इक्विटेबल बेसिस पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो मेन था बस वो वर्क मैनेजर सैलरी पे ध्यान देना है कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे बटने से इंस्टीट्यूट का आंसर मैच होगा। तो जो सा इंस्टीट्यूट चाह रहा है वैसा ही करना चाहिए, इसको बस मेमोरी में बैठा लेना चाहिए।
अब आपको वीडियो रोकना है, कॉपी में अपना कॉलम्स बनाकर कॉस्ट को बांटना चाहिए और टोटल करके देखना चाहिए। खाली ऐसे समझने से काम नहीं होता है, एक बार किया होगा तो बहुत सारा मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन आवर रेट के ऊपर है। यहाँ पे बोल रहा है इन अ फैक्ट्री देयर आर 5 मशीन्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। So we have space of departments which is 8,000 square feet, मतलब पूरा 5 मशीन का स्पेस है। कॉस्ट ऑफ मशीन 20,000 है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ईच मशीन 1600 स्क्वायर फीट है। पावर कंज्यूम्ड एज इंडिकेटेड बाई मीटर इज ₹3,000 पर एनम फॉर दिस मशीन। ठीक है, सो पावर कंज्यूम क्या बोल रहा है, 3,000 इसी मशीन का है। डेप्रिसिएशन 7.5% पर एनम है। लाइफ 10 ईयर्स है। वर्किंग आवर्स 2000 है। एस्टिमेटेड रिपेयर्स पर एनम फॉर दिस मशीन है। रेंट एंड रेट्स देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि रेंट एंड रेट्स इसी मशीन का है, तो ऑफकोर्स वो पूरा डिपार्टमेंट का होगा 8,000 स्क्वायर फीट का। लाइटिंग बोल रहे 750 फॉर ऑल मशीन है। सुपरविजन कुछ नहीं लिखा है, तो सुपरविजन को लेकर एक ट्रिक है कि इसको बांटना पड़ेगा, फिर बांटना पड़ेगा, नीचे कुछ लिखा है उसके हिसाब से बांट कर लेंगे। अदर चार्जेस को भी लेके आपको बांटना पड़ेगा। सुपरविजन को लेके फिर भी लिख दिया ना तो खत्म हो गया ट्रिक। 2/5 ऑफ सुपरविजन इज फॉर दिस मशीन। फिर बोल रहे देयर आर 3 मैकेनिक्स ड्राइंग 50, 60, 70 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। अब ये 3 मैकेनिक्स ये नहीं बोला कि इसी मशीन का है, एक मशीन का है कि पूरा 5 मशीन के लिए। तो ये 2 चीज़ मैंने जो हाईलाइट किया है उसमें यही ट्रिक है कि ये दोनों 5 मशीन के लिए मानना पड़ेगा, तभी आपका सम सॉल्व होगा। येलो वाला हाईलाइट किया हुआ है, मतलब ये दोनों 5-5 मशीन का माना जाएगा। अब मशीन और रेट का सम्स में एक ही समस्या होता है, क्या वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है, यानी क्या स्टैंडिंग चार्ज है और क्या रनिंग चार्ज है। तो उसको क्लियर करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप कुछ याद कर लें कि ये वेरिएबल है। ऐसा पहले भी आपको क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में कराया हुआ है। तो वेरिएबल में इन जनरल आपका इंस्टीट्यूट डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स, कंज्यूमेबल, वेजेस को मानता है। कभी कभी वेजेस को फिक्स भी डाल देता है। अब एग्जाम में उतना चाप नहीं लेने का कि वेजेस फिक्स डाले, वेरिएबल डाले, जो क्लिक करे वो डाल दो। ज़्यादातर देखा गया इंस्टीट्यूट ये चीज़ को वेरिएबल मान रहा है। सीए वाले अलग तरह से करते हैं, सीएमए वाले अलग तरह से करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ और चीज़ को, जैसे डेप्रिसिएशन को वहाँ फिक्स माना होता है, यहाँ पे वेरिएबल माना हुआ है। हम लोग जब क्लास में पढ़े थे तो सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि पावर को वेरिएबल मानो, बाकी सबको फिक्स डाल दो, अगर अनलेस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं तो। बट इंस्टीट्यूट आपका जो कर रहा है आप उसको सीख लीजिए, बेटर होगा। क्लास में कंसेप्ट आपके पास है, अगर नहीं समझ में आए तो जो मन में आए वैसा करो, बट सही करने के लिए एक बार इंस्टीट्यूट जैसा चाह रहा है वैसा सीखो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स पता कर लेते हैं, जो है यहाँ पे 2000, राइट। उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट आ जाएगा सबसे पहला कॉस्ट। जो रेंट का अमाउंट है वो 9,000 है, वो 8,000 स्क्वायर फीट के लिए, तो डिवाइड बाई 8,000 इंटू 1,600 करेंगे। 9,000 इंटू 1,600 बाई 8,000। फिर आ रहा है आपका लाइटिंग 750 फॉर ऑल मशीन है, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर आ रहा है सुपरविजन जो 1,500 है, तो उसका 2/5 करने बोल ही दिया है, तो इंटू 2/5 कर देना, इंटू 2/5। अदर चार्जेस के लिए कुछ बोला नहीं, तो उसको डिवाइड बाई 5 करना है, इसलिए मैंने रेड में लिखा हुआ है कि आपका मिस्टेक नहीं हो। फिर आपको 3 मैकेनिक्स का जो ड्राइंग्स है इसको एनुअल में कन्वर्ट करके 50 + 60 + 70 इंटू 12 करके इसको भी मानना कि ये 5 मशीन का है, तो डिवाइड बाई 5 कर देना, तो ये आ जाएगा 432। सबको ऐड करके आ जाएगा 3782। ठीक है, उससे आप अगर डिवाइड करेंगे, 3782 को 2000 से, तो आपका रेट पर आवर आ जाएगा। और वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, हर एक का आइटम वाइज पर आवर दिखाओगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपका अमाउंट कितना होगा, 7.5% बोला ही था क्वेश्चन में, 7.5% और 20,000, तो 1,500 रुपये आ रहा है। फिर पावर का आ रहा है 3,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, 3,000। और फिर तीसरा वाला एक और बच गया रिपेयर्स, उसका अमाउंट दिया हुआ है 520, तो 520 यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, और सबको पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका टोटल आंसर आ रहा है 4.401, और ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो आपने समझ लिया, आप समझ लिया तो स्टॉप करो वीडियो और कॉपी में पहले करो, खाली समझने से नहीं होगा। कॉपी में करने जाओगे, अगर कुछ भी अभी नहीं समझ में आया तो करने से और क्लियर हो जाएगा।
और ऐसे जब तक आप करते नहीं ना तो स्किल नहीं डेवलप होता है। सम्स करने भी एक स्किल के समान है, और जब तक स्किल नहीं आएगा एग्जाम में काम होगा ही नहीं, गारंटी। रगड़ना तो पड़ता है जी। ठीक है, नेक्स्ट 23 में आ जाइए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, फिर से मशीन आवर रेट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वापस, मशीन आवर रेट निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कॉस्ट ऑफ मशीन इज रुपीज 10,000, इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू इज 1,000। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन को अभी ऊपर में क्या सिखाया, वेरिएबल मानो। फिर एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर इज 50 वीक्स ऑफ 40 आवर्स, सो प्रोडक्टिव आवर्स मान लिया जाएगा 2000। इसका कोई ब्रेकअप नहीं है कि मेंटेनेंस कितना है, सेटअप कितना है, तो सब प्रोडक्टिव है। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाई मशीन इज 16 यूनिट्स पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 0.10 पर यूनिट, तो ये होगा 1.60 पर आवर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल ही होता है, डिप्रिसिएशन वेरिएबल ही होता है। मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सॉल्यूशन विच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 ईच टाइम, तो 20 इंटू 50 वीक्स यहाँ पे ऊपर में बोला है, तो 1000 रुपीज़ होगा, बट इसको वेरिएबल माने कि फिक्स माने। ऐसे कंज्यूमेबल स्टोर्स को हम लोग वेरिएबल मानते हैं, बट ये केमिकल सॉल्यूशन है, हालांकि ये भी कंज्यूमेबल जैसा ही है, बट इलस्ट्रेशन 10 जो इंस्टीट्यूट का ऊपर में सॉल्व किया हुआ था उसमें स्टैंडिंग माना हुआ है, तो उसको फॉलो करके मैं स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि फिक्स्ड मान रहा हूँ। फिर मेंटेनेंस का कॉस्ट वेरिएबल है ही, अटेंडेंस का वेजेस को उसी सम को फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स्ड माना हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पर अटेंडेंस वेजेस को हम लोग फिक्स्ड मान के कर रहे हैं। बोले 2 अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विथ 5 अदर मशीन। द मशीन टुगेदर विथ 5 अदर मशीन मतलब टोटल में 6 मशीन अटेंड कर रहे हैं। द मशीन मतलब ये मशीन, टुगेदर विथ 5 अदर मशीन, तो 5 और ये 6, तो टोटल में कितना मशीन अटेंड कर रहे हैं हम लोग, 6 मशीन अटेंड कर रहे हैं। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस अमाउंट टू रुपीज 120, तो 120 इंटू आपका 50 वीक्स है, तो 120 इंटू 50 वीक्स, ठीक है, टोटल आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 करने से फॉर वन मशीन निकल के आएगा। ध्यान रखना डिवाइड बाई 6 करना था। फिर डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड्स बोल रहा है एलोकेटेड टू द मशीन, तो बांटना नहीं है, वो 2000 पूरा लेना है, तो ये भी फिक्स्ड मान लेंगे क्योंकि तो जनरल ओवरहेड फिक्स्ड ही है। अटेंडेंट का वेजेस को कभी कभी वेरिएबल भी बनाया जा सकता है, तो कुछ कुछ जगह आपको जुआ खेलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बट अभी मैं इंस्टीट्यूट के पुराने क्वेश्चन जो किए हुए इलस्ट्रेशन 10 उसके हिसाब से उसको फिक्स बना दिया। तो देखो फिर फिक्स में 3 खर्चा है, केमिकल सॉल्यूशन का 1000 रुपया, अटेंडेंट वेजेस का 120 इंटू 50/6 करे तो फिर 1000 रुपया आ रहा है, और डिपार्टमेंटल ओवरहेड का 2000। ठीक है, तो स्टैंडिंग में आप देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है केमिकल का 1000, अटेंडेंट वेजेस 1000 और डिपार्टमेंटल ओवरहेड का 2000, तीनों मिला के 4000, 2000 से डिवाइड किया तो रेट पर आवर 2 रुपये आ गया। और वेरिएबल में है 3 खर्चा, डेप्रिसिएशन जो होगा 10,000 माइनस 1000 करके 9000/10 900, और इलेक्ट्रिसिटी का है 16 इंटू 0.1 करके 1.6 पर आवर, और मेंटेनेंस का है 1200, उसको डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो 0.6, तो देखो 1200 बाई 2000 करने से 0.6, ये 1.6, और ये 900 डिवाइडेड बाई 900 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे 2000 करेंगे अगर, तो हमारा 0.45 आ जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे 2 के साथ, तो आप देखिए आपका 4.65 आंसर आ रहा है, और वही आंसर दिया हुआ है ना। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है, वापस से बोलूंगा वीडियो रोको और अपने आप एक बार कॉपी में लिख लो, बहुत ज़्यादा सजा के नहीं लिखना, रफली लिख लो, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको आता है क्या वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है, वही मेन खेल है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। 23 तक मैंने अपना पाप धो लिया 2 बार पढ़ाकर, ठीक है। अब 24 से हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। XYZ manufactures household pumps which pass through 3 departments viz foundry, machine shop and assembly. Manufacturing expenses are as follows. So we have direct wages
वर्क्स ओवरहेड। फिर बोले द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ टाइप ऑफ सी पंप was prepared by the company as follows. मटेरियल है 16, वेजेस दिया हुआ है 242, वर्क्स ओवरहेड है 150% ऑफ वेजेस के हिसाब से। तो वेजेस आपका टोटल मिला के 8 है ना, वही 8 यहाँ पे दिया हुआ है। उस 8 का 150% क्या, तो 12 आया। अब बोल रहा है इट सीम्स दैट देयर इज सम फैलेसी, ट्राई टू करेक्ट इट। मस्त क्वेश्चन है ना। अब ये क्या फैलेसी है इधर, फैलेसी एकदम क्लियर है। 3 अलग अलग तरह का डिपार्टमेंट है, तीनों का ओवरहेड रेट आपने 150% लगा दिया, ठीक है। तो ये फैलेसी वाला क्वेश्चन एक नहीं किया हो तो क्लिक नहीं करता है। इसमें करना क्या, आपको हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होना चाहिए। तो अलग अलग रेट करेंगे तो, और तो कोई यहाँ पे साधन नहीं है कि आप रेट निकाल पाए। तो यहाँ पे रेट आएगा 5,000 बाई 10,000 करके 50%। यहाँ पे रेट आ रहा है 90,000 बाई 50,000 करके 180%। फिर यहाँ पे रेट आ रहा है 100%। बस यही है। और इन लोगों ने कंबाइंड रेट कर दिया, बेसिकली एक तरह से आप समझिए इन दोनों से ब्लैंकेट रेट निकाल दिया। ब्लैंकेट यहाँ पे सही नहीं है, तो ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा कि सिंस नेचर ऑफ वर्क इन 3 डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। नाम से समझ में आ रहा है। फाउंड्री वो होता है जहां पर आप कोई चीज को गला के कोई एक अलग शेप में लाते हो। मशीनिंग में उसी पे मान लीजिए पॉलिशिंग कटिंग कर रहे हो। असेंबलिंग में बहुत सारा मशीन्ड पार्ट्स को जोड़कर आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो तीनों का काम अलग नेचर का है, तो अलग अलग रेट होना चाहिए। इट शुड बी डिपार्टमेंटल रेट, यही फैलेसी है, शुड बी डिपार्टमेंटल रेट। तो इसको करेक्ट करने बोल रहा है, आप फैक्ट्री कॉस्ट को करेक्ट करिए। तो मटेरियल जैसा है वही रहेगा 16 रुपया, वेजेस जैसा है वही रहेगा, मतलब इसलिए मैं एक बार 8 ही लिख दे रहा हूँ। लेकिन ओवरहेड्स आपको, वर्क्स ओवरहेड आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे फाउंड्री का होगा 50% ऑफ इट्स वेजेस, सो 50% ऑफ 2 जो आ रहा है 1 रुपया। फिर मशीन शॉप का 180% है, तो 180% ऑफ 4 जो आ रहा है 7.2। फिर असेंबलिंग का 100% है, तो 100% ऑफ 2 तो ये आ रहा है 2 रुपया, ठीक है। तो ये आ गया टोटल 2 3 और 7 10.2 और 24 और 10.2 जोड़ के आ रहा है 34.2। कैसे करता है वो, खैबी खैबी देखा ना, खैबी का वीडियो ऐसे बिना बोले वर्ल्ड का सुपरस्टार बन गया वो खैबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ 25। The following are the maintenance cost incurred in a machine shop for 6 months with corresponding machine hours. Okay, Jan से June, all right. मशीन आवर्स से मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये दोनों सब मशीन आवर चेंज हो रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये फिक्स तो नहीं है। और अगर आप रेट निकालोगे तो 300 बाई 2000 करने से जो पर आवर रेट आ रहा है वो 320 बाई 2200 करने से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा, एनालाइज द मशीन कॉस्ट विच इज सेमी वेरिएबल इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो बहुत आसान है, बस कॉस्ट को ब्रेकअप करना है। उसके लिए क्या तरीका सिखाया गया आपको, वेरिएबल पार्ट निकालने के लिए हाई लो मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हाई लो मेथड मतलब हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ये नीचे वाला टोटल को मत देख लेना। हाईएस्ट 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 दिख रहा है 340 और लोएस्ट कौन सा दिख रहा है 270। 340 और 270 डिवाइडेड बाई
2400 माइनस 1700, 70/700, ये आ रहा है 0.1। ठीक है, और फिक्स निकालने के लिए इसी में से कोई एक लेवल पे कर लो। 340 माइनस 2400 इंटू 0.1, तो ये आ रहा है 100। हो गया, आंसर आ गया। ये तो बच्चा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन है, ज़्यादा उछलने का नहीं, कर लिया तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेग्रीगेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिर से वही चीज आ गया। कैपेसिटी लेवल दिया हुआ है 80 और 100, तो 100% मतलब 500 घंटा है, तो 80% मतलब 400 घंटा हुआ, और मेंटेनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है। तो फिर से वही तरीका, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर आवर। ठीक है, करो करो जल्दी से, अपने आप करो, सर से भाग, आगे भागो फटाफट और करके दिखाओ। 500 माइनस 400, तो 150/100 करने से आ रहा है 1.5 रुपया। फिर फिक्स एक्सपेंसेस 2750 माइनस 500 इंटू 1.5 करके 2000। हो गया। नेक्स्ट 27 में आ जाओ। इन अ फैक्ट्री देयर आर 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स P and Q and 3 production departments A, B and C. In April 2015, the departmental expenses were, we have department A, B, C, P, Q, rupees 650, 6 lakh, 5 lakh, 120 and 1 lakh। तो ये पी क्यू बोल रहा है सर्विस डिपार्टमेंट है, और ये 3 बोल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर अलॉटेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस एज फॉलोज। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू 3 डिपार्टमेंट्स बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों से आंसर एक ही आता है, इसलिए आंसर एक ही जगह दिया हुआ है। ये तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए अपने आप करिए। तो यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है 2 मेथड से, और ये दोनों तो आपको आना चाहिए अच्छे से। चलो करो 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 करो, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, प्रैक्टिस माने प्रैक्टिस। साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहले करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में रेशियो है ये सारा 15% और 5%। तो आपको क्या सिखाया हुआ है, इन दोनों का कॉस्ट को x और y मान लो। ठीक है, तो p में q से 5% आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, p का अपना कॉस्ट तो दिया हुआ ही है विच इज 1,20,000 प्लस 5% ऑफ y, यानी आप बोल सकते हैं 0.05y। ठीक है, देखो p में q से 5% आ रहा है, तो वैसे q में p से 15% आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 15% ऑफ x, 0.15x, 1 लाख प्लस 15% ऑफ x। सो 2 इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूट करके। x इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 0.05 इंटू 1 लाख
प्लस 0.15x 1,20,000 प्लस 0.05 इंटू 1 लाख करने से आ रहा है 5,000 और प्लस 0.15 इंटू 0.05 करने से आ रहा है 0.0075x so 0.9925x is equal to 125 डिवाइडेड बाय 0.9925 करेंगे तो x का वैल्यू आ रहा है 125,945 ओके 125,945 अगर x आ गया तो अब इसी से y निकालना है 1,00,000 प्लस 0.15 इंटू 125,945 125,945 इंटू 0.15 प्लस 1,00,000 करने से आ रहा है 1,18,892 ठीक है तो अब अपने को रीअपोर्शनमेंट करना है ए बी सी पी और क्यू so here we have to take first cost as per primary distribution which are 650 6 and 5 650 6 5 120 1 lakh so this is cost as per primary distribution देन ऐड करना है आपको रीअपोर्शनमेंट ठीक रीअपोर्शनमेंट में आप पहले पी का उठा लीजिए जिसका अमाउंट है 125,945 सो 125,945 को अब रेशियो कौन सा लगा के बांटना है 30 40 15 और 15 के हिसाब से सो 125,945 इंटू 0.3 125,945 इंटू 0.3 करके आ रहा है 37,784 ठीक है फिर 125,945 इंटू 0.4 इंटू 0.4 करने से आ रहा है 50,378 फिर 15% करना है तो 125,945 का 15% 18,892 और इधर भी 15 है तो 18,892 अब Q का करना है Q में टोटल अमाउंट यही आ गया देखो 118,892 और यहाँ से भी यही आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो कौन सा लगाओगे 40 30 25 5 तो इसका 40% 118,892 इंटू 0.4 47,557 118,892 इंटू 30% 0.3 35,667 668 बोल सकते हैं फिर क्या है 118,892 इंटू
0.25, 29,723 और फिर 118,892 इंटू 5%, 0.05 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5,945। तो आप देखिए पी और क्यू अपने आप 0 0 हो जाएगा और एबीसी का टोटल आपको लेना है। तो ये आ रहा है 650 प्लस 37,784 प्लस 47,557 735,341। तो वो ₹1 का फर्क हो सकता है राउंडिंग ऑफ का इश्यूज में। फिर आते हैं 6,00,000, 53,788, 35,668, 686,046। फिर आते हैं 5,00,000, 18,892, 29,723, 548,615। ये आ गया टोटल कॉस्ट आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, देखो मिल गया आंसर 548,615, 686,045, 4046 आ रहा है। ठीक है, चलेगा। सो नाउ अपने को यही काम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी करना है। तो आ जाओ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ए बी सी पी क्यू, कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 650, 6 lakhs, 5 lakhs, 120 और 1 लाख। फिर रीअपोर्शनमेंट लगाना है पी का। रेशियो क्या है? 30, 40, 15, 15, 30, 40, 15, 15। तो 1,20,000 को इस रेशियो में बांटो। 30% होता है 36,000, 48,000, 18,000, 18,000। फिर क्यू, क्यू में 40, 30, 25, 5, 40, 30, 25 और 5। तो ये 1,18,000 को नलीफाई करो 40, 30, 25 और 5 में। 1,18,000 का 40% आता है 47,200। 1,18,000 का 30%, 35,400। 1,18,000 का 25%, 29,500। 1,18,000 का 5%, 5,900। फिर पी में आ जाओ 30, 40, 15, 5। तो 5,900 को बांटेंगे। 5,900 इंटू 0.3, 1770। फिर 2360। फिर 885। फिर 295। वापस क्यू में आ जाएंगे
40, 30, 25 और 5, 295 को बांटेंगे। 295 का 40% 118, 295 का 30% 89, 295 का 25% 74, 295 का 5% 15 रुपीज़ आ रहा है। तो फिर पी का बांटेंगे 30, 40, 15 और 5, 15 रुपये को। अब 15 रुपये को क्यू में नहीं लाएंगे, तो 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 85 कर देंगे। तो ये आ रहा है 5 रुपया। फिर 15 इंटू 40/85 करने से आ रहा है 7 रुपया, और ये 3 रुपया। अब इसका आप टोटल लगा दीजिए, करिए। टोटल क्या आ रहा है? 6.5, 36, 47, 200, 1770, 1185, 735, एक बार आप देख लीजिए यार, कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ये तो 093 आ रहा है। ओ, गड़बड़ हो गया तो। 1515 है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया। ये 885 होगा। हो जाता है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास सामने में कैलकुलेटर नहीं है, ये मोबाइल से कर रहा हूँ, तो उसका तो टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टेक हो ही सकता है मोबाइल से काम करने में। ये मोबाइल का एरर नहीं था एक्चुअली, ये तो मेरा देखने का एरर था कि 15 के जगह मैं 5 लिख दिया था। तो चलो 885 को फिर से बांटते हैं इंटू 0.4, 354, 885 इंटू 0.3, 266, 885 इंटू 0.25, 222, 221 बोल सकते हैं। फिर 885 इंटू 0.05, 44 आ रहा है। अब 44 को ख़त्म कर दो। आप चाहो तो एक स्टेप और खींच सकते हो, मैं यही ख़त्म कर दूंगा। 16 आ रहा है। 44 इंटू 40/85, 21 आ रहा है, और 8 आ रहा है। 7 लेना पड़ेगा। अब टोटल करके देखो, दोनों चीज़ एक साथ एक सम में कराता है ना, तो क्रॉस चेक में आदमी पकड़ लेता है कि मेरा कहीं भूल हो रहा है। अब मिल गया। देखो मैंने कर दिया, 1-2 रुपए का ऊपर नीचे में हो रहा है। सर आप कैसे किए? बुद्धि लगा के कर दिए। जैसे 6, 1, 7 और ऊपर से आंसर देख ली, बाकी लास्ट वाला को 7 कर दिए। यहाँ पे 5, 1, 6 और 7, 13 आ रहा है, सॉरी। तो ये 13 होगा, लास्ट में 3 आएगा, ऊपर से बाकी का कॉपी कर दिए।
सर एग्जाम में हम लोग भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, कौन रोका है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मंथली बजट ऑफ अ डिपार्टमेंट इज एज अंडर। ओके, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, लेबर आवर, मशीन आर, ये हमारा मैट का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन एटलीस्ट 5 डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सो इजी। तो सबसे पहले ओवरहेड रेट आप निकाल सकते हो पर लेबर आवर, जो होगा 90,000 बाई 15,000, 6 रुपये। सेकेंड, आप पर मशीन आवर निकाल सकते हो, जो होगा 90,000 बाई 30,000, 3 रुपया। फिर आप ओवरहेड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकाल सकते हो, 90,000 बाई 60,000, 150%। फिर है ओवरहेड रेट एज अ परसेंट ऑफ मटेरियल निकाल दो, तो 90,000 बाई 45,000, 200%। फिर आप निकाल दो ओवरहेड रेट एज अ परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 90,000 बाई 1,05,000। देखो इसका आंसर क्या है। ये सब तो हम लोग मुंह जबानी कर लिए, बट 90 बाई 105 कितना आता है, 85.71। समझे। आओ 29 में चलो। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एप्सिलॉन लिमिटेड। एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्साइला, एप्साइला। चलो, डिपार्टमेंट ए बी सी है, ओवरहेड इनकर्ड और एब्जॉर्ब मालूम है। द डिपार्टमेंटल लोड्स ड्यूरिंग द 3 months to 31st December averaged 100%, 75% एंड 50%। ठीक है, हाउ वुड यू डील विद द बैलेंसेस अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, व्हाट प्रिलिमिनरीज इंक्वायरीज यू वुड मेक। तो पहले चेक करना है कि अंडर एब्जॉर्ब है कि ओवर एब्जॉर्ब है। ठीक है, सो एब्जॉर्ब्ड और इनकर्ड आपको पता है, तो ये ओवर एब्जॉर्ब हो गया 200 ओवर, ये 100 अंडर आ गया, ओवर एब्जॉर्ब 200, यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कम है तो अंडर एब्जॉर्ब, और यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड आपका कम है तो अंडर एब्जॉर्ब फिर से। तो ये पहला पार्ट हो गया, 200, 100 और 250, 200, 100 और 250। तो हाउ वुड यू डील विद द बैलेंसेस अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। इसका मतलब है कि आप अंडर और ओवर एब्जॉर्ब बता दो। नाउ व्हाट प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज वुड यू मेक, इसका क्या आंसर लिखेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज वुड यू मेक, एक बार चेक करते हैं इसके बारे में। अगर यहाँ पे कोई पैराग्राफ दिया हुआ है तो वो देखते हैं पहले। ऐसा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलकर तो अभी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको एक जजमेंट बताऊंगा। बट फिलहाल आपका मैं खोज रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट मैट में डायरेक्टली कुछ लिखा हुआ है क्या।
जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है बस अंडर और ओवर एब्जॉर्ब कैन ऑकर ड्यू टू व्हाट रीजंस। अगर वो रीजंस को आप पकड़ें तो बस वही प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज होगा। ठीक है, इसके ऊपर में और कुछ नहीं बताया हुआ है, और एक बार चेक कर लेते हैं। इट्स नॉट गिवन। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन में रहे टू फॉलोइंग रीजन है ना, तो आप यही प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज चेक करोगे कि क्या कोई एरर हुआ था एस्टिमेट करने में ओवरहेड एक्सपेंस को, क्या कोई एरर हुआ था लेवल ऑफ प्रोडक्शन में ओवरहेड का, लेवल ऑफ प्रोडक्शन का, कोई अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, क्या अनफोर्सिंग चेंजेस इन प्रोडक्शन कैपेसिटी हुआ है। जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी क्वेश्चन में बताया ना आपका क्या क्या था, तो उसी को लेके आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कि इट हैज़ बीन सीन दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी is not uniform in the three departments. What could be the reasons behind that? If there can be seasonal fluctuations in the overhead expenses. Overhead rate may be applied to the normal capacity which may be less than the full capacity of the undertaking. Overhead rate किस capacity से निकाला गया है, किस capacity को use करके निकाला गया है, यही आपको preliminary inquiries में लिख देना है। ठीक है, ये देखिए मेरा जजमेंट बोल रहा है, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या आंसर है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दिया। वो पेज नंबर कौन सा था इंस्टीट्यूट मैट का, पेज नंबर है 162 इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से। तो पेज नंबर 162 में जो रीजंस लिखा हुआ है वही आपको लिखना चाहिए कि अंडर और ओवर एब्जॉर्ब तो हमारा आ गया। अब रीजंस क्या हो सकता है, आ जाओ, ये रहा। इंक्वायरीज में रीजंस आप हाईलाइट करोगे पेज 162 में जो सिखाया आपको, और वही चीज को रिलेट करके यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो नॉर्मल कैपेसिटी का 100% यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी का 75% यूज हुआ, यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी का 50% यूज हुआ। तो 75% और 50% के कारण आप थोड़ा और एनालिसिस भी दे सकते हो। आई डोंट नो कितना वैलिड है वो, बट फिर भी एनालिसिस बोला जा सकता है कि नॉर्मल कैपेसिटी से ओवरहेड रेट निकालते हैं। ओवरहेड रेट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड बेसिस होता है। तो बजटेड बेसिस में आप नॉर्मल कैपेसिटी ले लेते हो, तो उससे अगर हम ओवरहेड रेट निकाले और फिर हम एक्चुअल में, दिस इज आवर एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल में हम अपने नॉर्मल का 75% ही यूज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ओवरहेड तो अंडर एब्जॉर्ब ही आएगा। आपका कैपेसिटी कम यूज होगा तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कम होगा, तो अंडर एब्जॉर्ब आना ही है, इसलिए इन दोनों में अंडर एब्जॉर्ब आया है। इसमें 50% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी यूज हुआ है। ठीक है, तो इंक्वायरी ये करना है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ नॉट यूजिंग द नॉर्मल कैपेसिटी इन दिस टू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर not using the normal capacity of the departments to be identified. Reasons for not using the normal capacity of the departments to be identified. Got it? ओके, अब वो रीजन हो सकता है कोई सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ होगा, या फिर ओवरहेड को एस्टिमेट करने में मिस्टेक हो गया होगा। वो सब रीजंस आप यहां से भी कोट कर सकते हो। आओ, एंड दिस इज आवर लास्ट वर्किंग क्वेश्चन 30 नंबर।
It's another question again on machine hour rate. The overhead expenses of a factory are allowed on the machine hour method. You are required to calculate the hourly rate for a certain machine from the following information. Cost है 58,000, scrap value 3,000. तो इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा. लाइफ वर्किंग लाइफ दिया हुआ है 20,000 आवर्स का, तो आपका आवर्स के बेस पे डेप्रिसिएशन आएगा और वो वेरिएबल बनाएंगे हम लोग. फिर मेंटेनेंस को भी वेरिएबल बनाएंगे. पावर वेरिएबल है ही, रेंट आपका फिक्स्ड होगा. फिर नॉर्मल मशीन आवर्स, रनिंग आवर्स ड्यूरिंग अ मंथ, ये आपका प्रोडक्टिव आवर्स बनेगा. और स्टैंडिंग चार्जेस अदर देन रेंट फिक्स्ड है, वो 200 रुपये है. तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मंथली है, ये भी मंथली है और नॉर्मल आवर्स भी मंथ का दिया हो, तो आप मंथ के बेसिस में सम कर दो ना. जैसे हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आप प्रोडक्टिव आवर्स पता करो, विच इज इक्वल टू 180. अब उसके हिसाब से ये अगर पर मंथ है तो बाकी सबको पर मंथ रखो. सो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आ जाएगा, एक आ गया रेंट, जिसका बोल रहे हैं पर मंथ ही है तो 10% आपको चार्ज करना है, तो 150 रुपया होगा. फिर स्टैंडिंग चार्जेस, अदर स्टैंडिंग चार्जेस, अदर्स लिख देता हूँ, वो पर मंथ ही है और वो 200 होगा. डिपार्टमेंट में बहुत सारा मशीन है ऐसा तो बोला नहीं, तो इसी मशीन का काम हो रहा है, तो ये टोटल 350 आ गया. डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, यहाँ पे रेट आएगा. ठीक है. फिर इसके बाद वेरिएबल में आते हैं, यानी रनिंग चार्जेस में आते हैं. सो रनिंग चार्जेस में हमारे पास है डेप्रिसिएशन. सबसे पहले उसका आप पर आवर निकाल दो सीधा. 58,000 माइनस 3,000 करके 55 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो 2.75 आ रहा है पर आवर. फिर डेप्रिसिएशन के बाद मेंटेनेंस है. मेंटेनेंस बोल रहा है ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन है. ऐसा मत सोचना पूरा 12,000 आपका एक महीने का है, तो 12,000 भी 20,000 घंटे का है, तो एक घंटे का बन रहा है 0.6. फिर पावर का कॉस्ट है. पावर का कॉस्ट दिया हुआ है 1 रुपी पर आवर, तो ये 1. ये आ रहा है 1.94 अप्रॉक्स. तो सब ले दो के 6.29 आ रहा है. इंस्टीट्यूट ने आंसर को 6.3 बना दिया. 1.94 प्लस 2.75 हुआ. कर रहे हैं ना आप मेरे साथ कि खाली देख रहे हैं? कॉपी करने से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा. कुछ नया लगा आपको, जैसे वर्किंग लाइफ वाला ट्रिक लगा आपको, तो वो सब मार्क कर लो ना. मेरे को इस सब में कोई ट्रिक नहीं लगा. तो आओ फटाफट एमसीक्यू को भी डील कर डालते हैं यार. अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट. होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज एलोकेशन. पूरा पूरा जब डालना है तो एलोकेशन. पैकिंग कॉस्ट इज अब कौन सा पैकिंग तो नहीं बोला है, तो आप उसको पैकिंग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डाल सकते हैं. देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट क्या मांग रहा है. कुछ कुछ चीज़ में इन लोग थ्योरी में घुमाता है. देखा, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा. एंड इट मे बी एनी और द एनी ऑफ द अबव. जो बोल रहा है वही करना पड़ता है. हम लोग ट्राई कर रहे हैं. डायरेक्ट रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड. Charging to a cost center those overheads that result solely for the existence of that cost driver is known as.
दैट कॉस्ट सेंटर इज नोन एज एलोकेशन। जो इसका है उसमें डाल रहे तो एलोकेशन। एब्जॉर्प्शन मीन्स चार्जिंग और की जगह ऑफ होना चाहिए। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट। बढ़िया घुमाए हो भैया। तो 3 में बी है, 3 में बी है, 4 में ए है, 5 में बोल रहे बी करो, 5 में बी करो, कॉस्ट यूनिट्स। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन मीन्स कॉस्ट यूनिट मतलब बेसिकली आपका प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्प्शन से डील किया गया है। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज भी एब्जॉर्ब होता है। मैं अगर अपने मन से सोचूं ना तो मेरे को तो सी लग रहा था। क्यों सी लग रहा था? बिकॉज डिपार्टमेंट वाइज भी आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है, जो हमने ऊपर वाले सम में भी किया था, जिसमें अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब निकाला था ना। फिर क्या बोल रहे देखो, which method of absorption of factory overheads do you suggest in a concern which produces only one uniform type of product? अगर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एक यूनिफॉर्म है तो रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है। जैसे जो जो ट्रिकी लगे आपको मार्क कर लेना चाहिए। ये गुमराह कर रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन गुमराह किया, ये क्वेश्चन गुमराह किया, तो ये सब रिवीजन करोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। When the amount of under or over absorption is significant, it should be disposed by supplementary rate method. Use of supplementary rate. When the amount of overhead absorbed is less than the amount of overhead incurred, it is called under absorption. Warehouse expenses is an example of distribution overhead. Selling and distribution overhead are absorbed on the basis of any of these हो सकता है। रेट पर यूनिट भी हो सकता है, परसेंटेज ऑन वर्क्स कॉस्ट भी हो सकता है, परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए। हो सकता है मटेरियल कॉस्ट लिखा होगा, पर चेक करना पड़ेगा। चेयरमैन रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट refers to the difference between बोल रहा है मैक्सिमम एंड प्रैक्टिकल, मैक्सिमम एंड एक्चुअल, practical capacity and estimated idle capacity as revealed by long-term sales trend. Practical and normal, none of the above. Nearest C लग रहा है। ठीक है। Find out from the following a scientific and accurate method of factory overhead absorption. तो scientific and accurate method क्या है? वो आपका किस पर्पस के लिए, वो तो क्लियरली बोला ही नहीं है। मशीन आवर रेट हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे लेबर आवर को यूज करना चाहते थे, अगर लेबर आवर दिया होता तो वो ज्यादा जगह पे आता है। तो मिलाते हैं आंसर। देखो बी मैच हुआ 14 का, 13 में सी मैच हुआ, 12 में ए मैच हो गया, 11 में डी मैच हो गया, 10 में डी मैच हो गया, फिर 9 में सी मैच हो गया, 8 में ए, 9 में सी, 8 में ए, 7 का बोल रहा है बी, तो बी है। चलिए मोटा मोटी मैं कर लिया, खाली इसमें डाउट लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बनाने का कोशिश किया इंस्टीट्यूट ने। फिर बोल रहे क्या, ट्रू फॉल्स करो। डिपार्टमेंट्स दैट असिस्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज सर्विस डिपार्टमेंट। यस, ये सही बोला, ट्रू। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को असिस्ट करने का। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू अ जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट। अप्लाइड टू जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रेट, ये भी ट्रू है। ओवरहेड रेट हम लोग पहले से पता करके रखते हैं, उसके बेस पे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जॉब में चार्ज करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरी विथ टाइम, वेरी विथ यूनिट होना चाहिए, विथ टाइम तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। फॉल्स। व्हेन एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स,
यानी एब्जॉर्ब्ड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो इट इज़ ओवर एब्जॉर्प्शन, नो इट इज़ अंडर एब्जॉर्प्शन, ये भी फॉल्स। कैश डिस्काउंट आर जनरली एक्सक्लूडेड कंप्लीटली फ्रॉम द कॉस्ट, ट्रू। क्या बताएं आपको, सी ए इंस्टीट्यूट का मैड बोलते हैं इंक्लूड करो, नया नया चीज़ फड़का निकालता है। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको लगेगा हाँ ट्रू, इनडायरेक्ट मटेरियल को तो हम लोग अपोर्शन कर सकते हैं इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा हो सकता है, बट ये एलोकेट किया जाएगा इनके हिसाब से, तो ये फॉल्स में डालना है। A blanket overhead rate is a single overhead rate computed for the entire factory. True. Is a single overhead rate computed for the entire factory. है तो true. भैया इसको false लिखा हुआ है, तो इनका definition में कुछ और है क्या, एक बार चेक करते हैं। आइए थोड़ा समझ लेते हैं यार, ऐसा हम और आप एक ही नाव पर सवार हैं। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मीनिंग तो सिंगल ओवरहेड रेट ही होता है। अब इनका कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं लोग थ्योरी का, वो एकदम वर्ड टू वर्ड पकड़ के बना देते हैं, तो उस समय थोड़ा ध्यान देके वर्ड को पकड़ के लाना पड़ेगा आपको। कहाँ है ब्लैंकेट रेट, ये रहा, अ सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द एंटायर फैक्ट्री, ये देखो कॉमन सेंस तो बोल ही रहा है ना भैया, ये ब्लैंकेट रेट क्या होता है, सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द एंटायर फैक्ट्री। की बोलबो, क्या बोले भाई साहब, क्या बोले, की बोलबो, व्हाट टू से। सो फ्रॉम दिस हम लोग फॉल्स नहीं लिखेंगे, हम लोग ट्रू लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का गलत है ऐसा मान लेंगे। सर एग्जाम में आ गया तो हम फॉल्स लिखे कि ट्रू लिखें, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, है तो ट्रू। फिर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस दैट एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ट्रू। एक्चुअल अगर ज्यादा है, देखो when actual are more than absorbed it is known as over absorption, अगर फॉल्स हुआ तो अंडर एब्जॉर्प्शन में तो ट्रू होना चाहिए, तो एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, तो एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल ज्यादा है तो ट्रू होगा, ये भी गड़बड़ा दिया इन्होंने। फिर आपका द प्रिंसिपल बेस्ड यूज्ड फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स आर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, लेबर आवर, मशीन आवर, यस ये भी ट्रू है। प्रिंसिपल बेस यूज्ड फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स आर, ये सारा तो सही है। मटेरियल कॉस्ट भी यूज होता है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी यूज होता है, वेजेस, लेबर आवर, मशीन आवर, तो भी सम्स किए तो हमने उसके हिसाब से, तो ये भी ट्रू है। फिर एलोकेशन फॉर ओवरहेड इंप्लाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट सेंटर्स टू विच दे रिलेट, यस ये भी ट्रू है। तो भाई साहब ये भी 9 नंबर भी ट्रू निकल गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल बेस यूज्ड फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो बोलना क्या चाह रहा है मालूम नहीं, अपेरेंटली पढ़ रहे ट्रू है, ये मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है हर समय, तो हाथ पे हाथ नहीं मिला के चलेंगे ना उनका। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ। ओवरहेड्स आर एन एग्रीगेट ऑफ, ये बहुत ही खतरनाक, डैश एंड डैश एंड डैश, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज आर, बाप रे बाप, repairs and replacement. Admin overheads are usually absorbed as a percentage of works cost. देखो जो जो नया लगे ना सब मार्क करते जाओ कि इसको एक बार और रिवाइज करेंगे।
डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड एज, बड़ा छोटा नहीं बोला है तो अंडर और ओवर दोनों बोलोगे। टर्म यूज फॉर चार्जिंग ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, हाँ क्लियर हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी इज, अच्छा ये देखो बड़ा अच्छा चीज है। जैसे उधर नॉर्मल कैपेसिटी को लेकर एक क्वेश्चन था, ऊपर में नॉर्मल कैपेसिटी को लेकर एक क्वेश्चन था, नॉर्मल कैपेसिटी को लेकर बोला था इट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इज इक्वल टू प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस आइडल कैपेसिटी एज रिवील्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड। लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड ही नॉर्मल कैपेसिटी को रिलेट करता है, वहां से ही मैं पकड़ा था। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसी इक्वेशन को खेलेंगे, प्रैक्टिकल और नॉर्मल का डिफरेंस को आइडल बोलेंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी को नॉर्मल बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज आइडल कैपेसिटी। मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। फिर द डैश रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग ओवरहेड्स बाय द एग्रीगेट ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, तो इसको डायरेक्ट लेबर आवर रेट या लेबर आवर रेट बोल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। फिर under or over absorption arises only when overheads are absorbed by predetermined overhead rates, predetermined overhead rates मतलब पहले से पता किया हुआ overhead rate से जब आप overhead चार्ज करोगे तो under over absorb आ सकता है। overhead incurred 16,000 absorbed 15,300, there is under absorption of 700। in absorption costing fixed cost is added to the inventory। जो जो इम्पोर्टेंट था जिसमें मिस्टेक हो सकता है मैंने मार्क कर दिया। मैच करो, एडवर्टीजमेंट को कैसे बांटोगे सेल्स वैल्यू पे, ये हो गया 1। क्रेडिट एंड कलेक्शन ये हो गया 2। वेयर हाउस रेंट, रेंट है तो एरिया। रॉयल्टी, रॉयल्टी डायरेक्ट एलोकेशन, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये 4। बैड डेट, बैड डेट अब देखो बैड डेट में फंसा दिया, जैसे कैश कलेक्शन पे भी हो सकता है, जैसे कलेक्शन कलेक्शन मैच हो रहा था ना, बट बैड डेट इस पे नहीं जाता है। बैड डेट सॉरी बैड डेट आपका, जैसे अगर मैं क्रेडिट एंड कलेक्शन की बात करूं तो वो परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्शन पे ऐसा लगता है कि कलेक्शन कलेक्शन मैच हो रहा है, बट फिर उसके लिए मेरे को अगर ये मैं इस पे डाल दूंगा तो बैड डेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्रेडिट एंड कलेक्शन का नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है, हम लोग एक ऊपर में सेल्स का जब क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें भी किए थे। तो बैड डेट के लिए आपको यूज करना चाहिए ये वाला 5, और इसके लिए यूज करना चाहिए 2, और ट्रांजिट इंश्योरेंस के लिए ट्रांजिट ट्रांजिट से मैच हो रहा है 6। आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना पड़ता है ये सब ऑब्जेक्टिव मैच द कॉलम वगैरह करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है यू हैव टू चेक कि किसके साथ क्या सूट कर रहा है। हाँ, अब अगर नसीब ऐसा है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछ लिया क्रेडिट एंड कलेक्शन कैसे बांटोगे, 2 ऑप्शन दे दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लो और परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्शन, तो अगर नहीं किया हुआ ऐसा क्वेश्चन तो मिस्टेक हो सकता है, कोई किस में मारेगा कोई किस में मारेगा। इसलिए तो प्रैक्टिस करें कि आपका सारा चीज कवर हो जाए। अब जहाँ आपको डाउट लगे, नया चीज लगे, उसको मार्क कर लो कि ये मेरे से मिस्टेक हो सकता था। बाकी ऑब्वियस लग रहा था तो ठीक है, किसी को रॉयल्टी टफ लग रहा था रॉयल्टी मार्क कर लो, मिला लो वही होगा। जैसे ई, पहला का ई मतलब ये रहा, दूसरा का डी मतलब ये रहा, तीसरा का बी, चौथा का एफ, पांचवा का सी और छठा का ए। सो गाइज इसके साथ मैंने ओवरहेड्स चैप्टर पूरा आपको करा दिया, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर आप अभी खाली देखे हैं तो बैठ के कॉपी में कर लीजिएगा।
बाय बाय, सी यू, टेक केयर।